हे एवरीवन, वेलकम बैक टू भारद्वाज क्लासेस। आज है इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 4 और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ओम्स लॉ और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि हम ग्राफ से कैसे रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं किसी भी कंडक्टर के। और अब आज की क्लास में हम करेंगे उस कंसेप्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको एक VI ग्राफ दिया है और इसमें गिवन है इसमें बोला है फाइंड रेजिस्टेंस। ठीक है, एक कंडक्टर है, उसका VI ग्राफ आपको गिवन है और रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था आपको, कैसे रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। हम क्या फाइंड करते हैं, स्लोप। ठीक, हमने ये कहा था स्लोप ऑफ VI ग्राफ जो होता है इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ओके, जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का किसके इक्वल होता है, स्लोप ऑफ VI ग्राफ। और स्लोप हम कैसे फाइंड करते थे, ग्राफ पे आप कोई भी दो पॉइंट ले सकते हो। जैसे मान लो ये 3 पॉइंट्स यहाँ पर हैं, मैं ये ले लूं या ये और ये ले लूं, कोई भी दो पॉइंट आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो सपोज मैंने ये और ये दो पॉइंट यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए, और जो दो पॉइंट आपने सेलेक्ट किए हैं उनसे दोनों एक्सिस पे आप परपेंडिकुलर डाल। ठीक है, तो कुछ ये वैल्यूज मिलेंगी। सपोज इसको मैंने मान लिया ये करंट एक्सेस है, तो यहाँ पर I1 और ये हो गई I2, ये है V1 और ये है V2। ठीक है ना, अब R जो होता है, R क्या होता है, डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। डेल्टा का मतलब है यहाँ पर चेंज, तो ये होगा V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1। ठीक, V2 इज 1 minus V1 is 0.5, I2 is 0.4 minus 0.2। ठीक है, ये हो गया 0.5 अपॉन 0.2, पॉइंट से पॉइंट आपने हटा दिया एंड दिस इज 2.5 ओम। ये हमारा रेजिस्टेंस आ गया उस कंडक्टर का जिसका VI ग्राफ आपको गिवन है। तो इस तरीके से आप ग्राफ वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, एक आपको टेबल दे रखी है और इसमें V और I की कुछ वैल्यूज गिवन है। लाइक 2.5 वोल्ट पर जो करंट है किसी भी कंडक्टर के थ्रू वो 0.1 है, 5 पे 0.2, 10 0.4, 15 वोल्ट पे 0.6, 20 वोल्ट पे 0.8 एंड 25 वोल्ट पे 1.0 या 1 एम्पियर। एंड आपसे कहा है प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन V एंड I। एक आपको ग्राफ प्लॉट करना है V और I के बीच में और रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। एंड सेकेंड आपको बताना है कि कौन सा लॉ इस ग्राफ में इलस्ट्रेट हो रहा है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करनी है, दोनों एक्सेस लेनी है, एक पे V और एक पे I, और उसके बाद आप एक स्केल लेके पॉइंट्स को मेंशन कर लोगे। तो 0 ये I है, तो I पे मैं 0.1 के रेफरेंस पे ले लूँ, 0.1, 0.2, 0.4, इस तरीके से होगा 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं, 0.9 एंड 1। ठीक है, ये हो गई करंट आपकी एम्पियर में। अब यहाँ पर 2.5, देन 5, देन 7.5, देन 10, 12.5, 15, आप इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लो एंड यहाँ पर डायरेक्ट 20 और 25 हम नोट कर लेते हैं। ठीक है ना, अब ग्राफ बनाना है 2.5। 2.5 पे कितना है 0.1, 5 पे कितना है 0.2
2, ये हो गया आपका 5, 5 पे 0.2, 10 पे 10, 10 पे आ गया 0.4, ठीक है। देन 15, 15 पे 0.6, इस तरीके से ये पॉइंट हो गया 15। देन 20, 20 पे हो गया आपका थोड़ा सा इस तरीके से ये पॉइंट हो गया 15, और 15 पे है 0.6 हो गया, 20, 20 पे है 0.8, एंड देन 25 पे हो गया आपका 1। ठीक, इस ग्राफ को, इन पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या होगा, एक कुछ इस तरीके से ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, अगेन इससे कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस को। तो आप अगेन क्या करेंगे, 2 पॉइंट्स लेंगे, मैंने ये 2 पॉइंट्स ले लिए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, यहाँ से डाल दिया, और ये हो गया हमारा I1, ये हो गया I2, ये हो गया V1, और ये हो गया V2। ठीक है, नाउ R क्या होता है, R इज इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1। Then R is equal to V2 is 15 minus V1, V1 is 10, I2 is 0.6 minus I1 is 0.4, 5, 10, 15 minus 10, 5 upon 0.2, ये पॉइंट हटा दिया, 0 बढ़ा लिया, और 2 से ये हो गया 25, तो ये आंसर आ गया आपका 25 ओम। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज नेम द लॉ विच इज इलस्ट्रेटेड बाय द ग्राफ। तो हमने पढ़ा है कि जब V और I का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है तो कौन सा लॉ होता है, कौन सा लॉ ये वेरीफाई कर रहा होता है, ओम्स लॉ। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। तो ओम्स लॉ जो है वो यहाँ पर ओबे हो रहा है या इलस्ट्रेट हो रहा है बाय दिस ग्राफ। ओके, नाउ अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लिया था, अब तक ओम्स लॉ के बारे में पढ़ लिया था। और रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट, और it is the ratio of potential difference across the end of the conductor to the current flowing through that conductor। ठीक है, ये हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। लेकिन साथ ही साथ मैंने आपको बोला था कि रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। ये रेशियो है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का, बट इट डज नॉट डिपेंड ऑन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। तो अब बात आती है कि किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे जो कंडक्टर है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो वो हमें अभी देखना है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हेडिंग बनाइए, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, या रजिस्टर या जो रेजिस्टेंस है किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो देखो, पहला फैक्टर है रेजिस्टेंस जो होता है आपका, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली proportional to length of conductor। ठीक है, रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर के, यानी R इज प्रोपोर्शनल टू L। सेकेंड, रेजिस्टेंस is inversely proportional to area of क्रॉस सेक्शन। ठीक है, जो कंडक्टर है, कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। थर्ड फैक्टर जो है जिस पे डिपेंड करता है वो होता है नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल मींस किस मटेरियल का कंडक्टर बना हुआ है, कौन से मेटल का कंडक्टर बना हुआ है। एंड फोर्थ वन इज टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। हमने ओम्स लॉ में बोला था कि ओम्स लॉ में मैंने एक कंडीशन बताई थी, एट फिजिकल कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस। कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन मतलब टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, अगर टेम्परेचर चेंज हो गया तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं, R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। ठीक है, इनको हम कंबाइन कर दें। अब यहाँ पे मैं प्रोपोर्शनैलिटी हटा के जब इक्वल लगाऊंगी तो क्या होगा, एक कांस्टेंट आता है, तो वो कांस्टेंट यहाँ पर आता है रो L बाई A। ठीक है, दिस रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। इस रो को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। रो इस सिंबल का नाम है रो, RHO। ठीक है, इस सिंबल का नाम क्या है, रो। रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। तो ये जो हमारा नेचर ऑफ मटेरियल है, इसका जो टर्म आता है फॉर्मूले में वो यही है, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल या कंडक्टर। ठीक है, रेजिस्टिविटी जो है वो हर कंडक्टर की अलग अलग है। कॉपर की रेजिस्टिविटी अलग है, ठीक है, आयरन की अलग है, स्टील की अलग है। तो जो आपका रेजिस्टेंस है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी अलग अलग होगी, मटेरियल अलग होगा तो रेजिस्टेंस भी अलग होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर R का क्या फॉर्मूला मिला, R इज इक्वल टू रो L बाई A। रो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, इसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल या रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ ज्यादा है तो R भी ज्यादा होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, एरिया ज्यादा, यानी मोटा वायर है तो रेजिस्टेंस कम होगा, पतला वायर है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मिला R इज इक्वल टू रो L बाई A। नाउ ये तो बात हो गई रेजिस्टेंस की, किन किन फैक्टर पे कैसे कैसे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं कि व्हाट इज दिस रेजिस्टिविटी। ठीक है, इस रेजिस्टिविटी को आप कैसे डिफाइन करोगे। ओके, नाउ चलो देखो क्या मिला था, R इज इक्वल टू रो L बाई A। ठीक, रो इज रेजिस्टिविटी, रो इज इक्वल टू होता है R इंटू A बाई L। क्लियर। अब बात करते हैं, पहले SI यूनिट की बात कर लेते हैं, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो देखो क्या होगा, R रेजिस्टेंस की यूनिट ओम इंटू एरिया, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ, लेंथ की यूनिट मीटर। तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ओम मीटर। ठीक, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। क्लियर। चलो अब जरा मैं डिफाइन करूं इसको, रेजिस्टिविटी को, तो मैं मान लेती हूँ सपोज इफ length of the wire is 1 meter and area of the wire is also 1 meter square। हमने क्या करा, एक वायर लिया किसी भी मटेरियल का जिसकी रेजिस्टिविटी के हम बारे में बात कर रहे हैं, उसका 1 मीटर लेंथ और जो एरिया है, जो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, जैसे ये वायर है सिलेंड्रिकल तो उसका जो बेस का एरिया होता है इसी को हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं, तो ये एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर है। तो क्या होगा, रो इज इक्वल टू R इंटू लेंथ है, एरिया है 1, लेंथ है 1, तो रो इज इक्वल टू R। ठीक, तो आप रो को कैसे डिफाइन करोगे, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ 1 मीटर लेंथ एंड 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ डेट कंडक्टर। एक ऐसा वायर जो कि उसी कंडक्टर का बना हुआ है
और उसकी लेंथ है 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 मीटर स्क्वायर, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो उसकी रेजिस्टिविटी के इक्वल होगा। ओके, क्लियर हुआ? तो जरा डिफाइन कर दूं मैं, तो डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे? रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर is equal to the resistance of a wire of length 1 meter and area of cross section 1 meter square and made up of that conductor या that material, उस मटेरियल के का बना हुआ 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के वायर का जो रेजिस्टेंस होगा, that resistance will be equal to resistivity of that conductor। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे कॉपर की रेजिस्टिविटी चाहिए, तो मुझे क्या करना है? वायर जो बनाना है 1 मीटर लेंथ एंड 1 मीटर स्क्वायर एरिया एंड मेड अप ऑफ कॉपर। ठीक है, इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो ही उसकी रेजिस्टिविटी के इक्वल होगा। क्लियर हो रही है बात? ठीक, रेजिस्टिविटी आपको यहाँ पर समझ में आ गई। हमने रेजिस्टिविटी समझ ली, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला देख लिया, R इंटू ए बाई एल, एंड उसकी यूनिट होती है ओम मीटर। ठीक है, नाउ एक चीज और, अनदर नेम ऑफ रेजिस्टिविटी इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी का एक नाम और है, इसको एक नाम से और जानते हैं, जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों क्या है? सेम चीज है, बस दो नेम है। ठीक, चलो अब बात आती है कि ये जो रेजिस्टिविटी है ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? क्या ये लेंथ पे डिपेंड करती है? क्या ये एरिया पे डिपेंड करती है? किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? तो रेजिस्टिविटी जो है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ओनली। ठीक है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, एरिया पे डिपेंड नहीं करती। जैसे मान लो कॉपर, ठीक है, कॉपर की रेजिस्टिविटी क्या होगी? सेम रहेगी, चाहे आप 1 मीटर लेंथ का वायर बनाओ, चाहे आप 2 मीटर लेंथ का वायर बनाओ, 5 मीटर लेंथ का वायर बनाओ, रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। लेकिन ये किस पर डिपेंड करती है? ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ठीक है, मान लो मैं आपसे कहूँ कि हमने 50 डिग्री सेल्सियस पे एक वायर लिया और उसकी मान लो कॉपर है, कॉपर की रेजिस्टिविटी 50 डिग्री सेल्सियस पे ये है, तो अगर आप टेम्परेचर चेंज कर दोगे, मान लो आप 60 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हो, तो रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। बट लेंथ, एरिया मींस साइज पे, शेप पे डिपेंड नहीं करती। किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे और मटेरियल पे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इस बात को, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल डज नॉट डिपेंड ऑन जियोमेट्री, ज्योमेट्री मतलब शेप एंड साइज ऑफ वायर, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करती, शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करती। ठीक, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है, क्या यूनिट है? ओम मीटर यूनिट होती है। ठीक है, इसका एक और नाम है जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, फॉर्मूला हो गया RA/L, एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द वायर, इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। क्लियर? तो ये सारी बातें आप नोट कर लो, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर लेना, लेकिन जरूर अपने पास नोट करके रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर एक टर्म और आता है,
जिसे हम कहते हैं कंडक्टिविटी। ठीक है, एक और टर्म है जिसे हम कहते हैं कंडक्टिविटी। ठीक, कंडक्टिविटी इज जस्ट द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक, रेजिस्टिविटी मतलब अपोजिशन, कंडक्टिविटी मतलब आसानी, कितनी आसानी से मूव कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव तो कर ही रहे हैं। ठीक है, तो किसी कंडक्टर में थोड़ा आसानी से कर रहे हैं, किसी में थोड़ा डिफिकल्टी से कर रहे हैं। तो रेजिस्टिविटी क्या बताती है? कितनी डिफिकल्टी से कर रहे हैं, और कंडक्टिविटी बता रही है कितने आसानी से कर रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे के क्या है? ऑपोजिट हैं, रेसिप्रोकल हैं। तो इट इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये कैसे डिफाइन होता है? इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। इसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। क्लियर? नाउ इसकी यूनिट की बात करते हैं। तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है 1/ओम मीटर। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है? 1/ओम मीटर। ठीक है, 1/ओम को मो भी कहा जाता है। ठीक है, इसका सिंबल ऐसे बना दिया जाता है उल्टा, इसको बोलते हैं मो, ओम का उल्टा। सिंबल भी उल्टा कर दिया और ओम को लिखने में भी उल्टा कर दिया। मो पर मीटर, आप 1/ओम मीटर कह सकते हो या मो पर मीटर भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये बात हो गई कंडक्टिविटी। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एंड रिपीटेडली आपके बोर्ड में पूछा जाता है। तो हम देखते हैं कि सपोज मेरे पास एक वायर है, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। एक वायर है एंड इसकी लेंथ जो है वो है L और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A। ठीक है, इस वायर की रेजिस्टिविटी है ρ और इसका रेजिस्टेंस है R। ठीक है, नाउ इसको हम क्या करते हैं? स्ट्रेच करते हैं और इसकी लेंथ को डबल कर देते हैं। दिस वायर is stretched to double its length। इसकी लेंथ को डबल कर दिया जाता है इसको स्ट्रेच करके। देन फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस। फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस, इसका नया रेजिस्टेंस फाइंड करो। अब क्या रेजिस्टेंस, सबसे पहली चीज आती है, क्या रेजिस्टेंस चेंज होगा? यस, चेंज होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर, ज्योमेट्री ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, वो नया रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो देखो, अब पहले हम इस वाले केस को देखते हैं। यहाँ पर जो R है, R क्या होगा? R का भी आपने फॉर्मूला पढ़ा था, ρL/A। तो रो लेंथ इज L/A इज एरिया। ओके, नाउ अब जब लेंथ डबल होगी, खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे, लेंथ डबल होगी, तो क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होगा? बताओ बताओ, चेंज होगा? यस, चेंज होगा, क्योंकि अब वो क्या हो जाएगा? थिन हो जाएगा, एरिया कम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? पहले हमें वो फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो, एक चीज तो पक्की है कि वॉल्यूम जो है वो दोनों वायर्स का सेम रहेगा। ठीक है, वॉल्यूम क्या होती है? एक तरह से क्वांटिटी होती है, कितनी उसके अंदर है, और वो चीज सेम रहेगी। स्ट्रेच किया है, उसे हटाया नहीं है, कुछ भी रिमूव नहीं किया। ठीक है, तो नया वाला वॉल्यूम और पुराना वाला वॉल्यूम सेम होगा, इतनी बात हमें पता है। और नया वॉल्यूम क्या होगा? नया एरिया इंटू नई लेंथ, है ना? न्यू एरिया इंटू न्यू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ होता है। और पुराना वाला वॉल्यूम, इस वाले का वॉल्यूम क्या होगा? एरिया इंटू ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल एरिया ओरिजिनल लेंथ, देन A'। अब ये जो लेंथ है, न्यू लेंथ, ये कितनी हो गई? डबल हो गई, 2L, है ना? यहाँ मैं कह दूं कि L' जो है वो हो गई 2L। 2L इज इक्वल टू A इंटू L। तो A' हो गया A इंटू L/2L।
ए डैश हमने फाइंड कर लिया a/2। क्लियर हो गई इतनी बात? तो अब हमें पता है लेंथ जो है वो डबल हो गई नई वाली और एरिया जो है वो हाफ हो गया, तो न्यू रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो मान लेते हैं कि न्यू रेजिस्टेंस है r डैश। न्यू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है रो L बाई ए। क्या रेजिस्टिविटी चेंज होगी? क्या रेजिस्टिविटी चेंज होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मटेरियल सेम है, टेम्परेचर के बारे में भी कुछ नहीं लिखा है, तो क्या हो गई? रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। न्यू लेंथ अपॉन न्यू एरिया, देन r डैश इज इक्वल टू रो L डैश इज 12 अपॉन एरिया इज a/2। क्लियर? देन r डैश इज इक्वल टू 2 to the 4 into रो L बाई a। नाउ अब आप देखो इस रो L बाई ए, रो L बाई ए इज इक्वल टू r। ठीक है, ये क्या हो गया? r। तो r डैश जो आ गया वो क्या आ गया? 4r। मीन्स रेजिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गया? तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं जिसमें आपको यहाँ पे डबल है, कहीं होगा कि लेंथ को हाफ कर दिया, कहीं लेंथ को ट्रिपल कर दिया, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक प्रैक्टिस, पूरे चैप्टर की प्रैक्टिस शीट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। ठीक है, तो आप उससे इतने यहाँ तक का जो अभी मैंने पढ़ाया वहां तक के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर उनको एक्सप्लेन करूंगी और आगे के टॉपिक हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जहां से बहुत ज्यादा आपको न्यूमेरिकल मिलने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो उस वीडियो को भी मिस मत करना और अगर चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना जिससे कि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।